आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के एक मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में, फिगालैंड गार्लिंग। सैटर्न के मरने के बाद गार्लिंग अब एक नया फाइव एल्डर बन चुका है। तो क्या गार्लिंग, जो गॉड वैली का फॉर्मर चैंपियन था, पजेस करता है एक मिथिकल जॉन डेविल फ्रूट पावर को, जो इंस्पायर है लेजेंडरी नॉर्स बुल फेनरियर से? और क्या इसका कनेक्शन शैंक्स और उसके दूसरे भाई से है, जो अभी तक हमें नहीं दिखा है? तो चलिए इस इंटरेस्टिंग थ्योरी को एक्सप्लोर करते हैं और समझते है कि गार्लिंग, फेनरियर, शैंक्स और वन पीस वर्ल्ड के हिडन सोर्स के बारे में। और क्या फिगालैंड गार्लिंग के आने से अब वन पीस वर्ल्ड पूरी तरीके से बदल जाने वाला है? सारे गोरोसेई के पास मिथिकल जॉन एबिलिटी है जो उन्होंने ईमू से ली है। तो सवाल ये उठता है कि क्या गार्लिंग को भी अब एक मिथिकल जॉन एबिलिटी मिलेगी? यहाँ से थ्योरी और भी एक्साइटेड होती है। गार्लिंग को शायद फेनरियर, जो नॉर्स मैथोलॉजी का एक मॉन्स्टरस बुल्फ है, की पावर मिल सकती है। अब बात करते हैं कि फेनरियर है कौन। फेनरियर एक ऑर्डिनरी वुल्फ बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्स लीजेंड में उसका किरदार एक रैग्नारोक की तरह है, जहां वो एक पिवोटल का रोल प्ले करता है, जिसका मतलब होता है एंड ऑफ डेज, यानी एक एरा का अंत। तो क्या गार्लिंग का मिथिकल जोन वन पीस वर्ल्ड के लिए इसी फैक्ट को सिंबलाइज कर रहा है? तो अब बात करते हैं सिंबलिज्म की। गार्लिंग का एक कनेक्शन मून के साथ भी है। जैसे कई लीजेंड्स मून के नीचे वेयरवुल्व्स में ट्रांसफर होते हैं, वैसे ही गार्लिंग का पोटेंशियल जोन उसे मिथिकल वुल्फ फेनरियर से जोड़ सकता है। और हमें पता है कि सैटर्न, जो फाइव एल्डर में से एक था, उसका जो नाम है वो प्लैनेट के नाम से लिया गया था, और उस प्लैनेट का एक मून है फेनरियर। तो क्या ये एक कोई कोइंसिडेंस है? बिल्कुल नहीं। उसी चैप्टर में जहां सैटर्न मर जाता है और गार्लिंग उसकी जगह ले लेता है, एक नया सैटेलाइट वेगापंक को रिप्लेस करता है। क्या पैरेलल रिप्लेसमेंट इस बात का सिग्नल हो सकता है कि गार्लिंग डेस्टिनाइट है फेनरियर के मॉन्स्टर रोल को अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि सैटर्न का रोल अब उसके हाथ में आ गया है? अगर सीधा बोलूं तो गार्लिंग, जो मून को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसने सैटर्न को रिप्लेस कर दिया है। पर सवाल ये उठता है कि गार्लिंग ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करेगा? उसमें उसका क्या फायदा? इसलिए शायद ईमू, जिसको लेकर ये थ्योरी है कि वो एक सी डेविल है, उसने गार्लिंग के साथ डील की होगी। इस डील में गार्लिंग को गोरोसेई की रॉयल्टी के बदले डीमन की पावर और वर्ल्ड सेंचुरी की जानकारी भी मिल सकती है। इसलिए अगर गार्लिंग अब इमोर्टल है तो उसका लिंक फेनरियर से और भी मजबूत होता है। और मैं बता दूं कि फेनरियर की जो डेस्टिनी है नॉर्स माइथोलॉजी में, वो दुनिया को तबाह करने की है। तो क्या गार्लिंग एज ए फेनरियर वन पीस के करंट वर्ल्ड ऑर्डर के गिनने में अपना रोल प्ले करेगा? क्योंकि वो फाइव एल्डर को ऑलरेडी बोल चुका है कि अब दुनिया में ऐसी उथल पुथल होने वाली है जो पहले कभी नहीं हुई। यहाँ से दुनिया बिल्कुल चेंज होने वाली है, और यहाँ से चीजें और भी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि नॉर्स माइथोलॉजी में फेनरियर के दो बेटे हैं, स्कोल और हाथी। अगर बात करें पहले बेटे स्कोल की, तो वो हमेशा सन को चेस करता है, जबकि हाथी मून का पीछा करता है। यानी फेनरियर का पहला बेटा स्कोल एकदम शैंक्स जैसा है, जो सन को चेस कर रहा है। शैंक्स हमेशा से ही सन, यानी सन गॉड निका का पीछा कर रहा है, और यही वजह है कि उसने एग हेड में लूफी की हेल्प की थी, वो भी जायंट को भेजकर। और देखा जाए तो शैंक्स ने ही लूफी को गम गम नोमी फ्रूट दिया था, जिस वजह से उसने 800 साल बाद सन गॉड निका को जगाया, और वो अब जॉय वॉय की विल को कैरी कर रहा है, और शैंक्स खुद अब सन को फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं फेनरियर के सेकंड बेटे यानी हाथी की। तो एक थ्योरी ये है कि वो शैंक्स का ट्विंस ब्रदर है, जिसे गार्लिंग ने अपने साथ रखकर बड़ा किया और एक होली नाइट का मेंबर बनाया। उसका रोल है मून का पीछा करना, यानी गार्लिंग अभी जो मून को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक तरह से अपने फादर के फुट स्टेप पर चलना। यानी सीधे शब्दों में गार्लिंग एज द मून एक ऐसा फिगर है जिससे उसका छुपा हुआ बेटा, जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया है, वो उसको चेस करता है। और दूसरी तरफ स्कोल यानी शैंक्स एक अलग रास्ता चुनता है, सन का पीछा करते हुए फ्रीडम की लेगेसी कैरी करता है। यहाँ इटर्नल स्ट्रगल शैंक्स और उसके भाई के बीच लाइट और डार्कनेस, फ्रीडम और कंट्रोल, सन और मून के कॉस्मिक क्लेश को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है कि हाथी ही वो बंदा हो जो गोरोसेई से उस वक्त बात कर रहा था। गार्लिंग ने शायद शैंक्स को गॉड वैली में छोड़ दिया होगा और केवल अपने एक दूसरे बेटे को ही रखा होगा। और शैंक्स के बेबी कपड़ों में भी सन और मून की शेप बनी हुई थी, जो हाथी और स्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। और शैंक्स को रोजर पायरेट ने ही पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए उसने सन को चेस किया। और दूसरी तरफ उसका भाई, जिसे फिगालैंड और सिलेशियल ने पाला था, वो मून को चेस करता है। तो क्वेश्चन इज कि इन सब का मतलब क्या है? फेनरियर की जो मिथिकल जोन पावर, यानी जो योकाई फॉर्म है फेनरियर वाली, वो वन पीस की फाइनल फाइट में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकती है, यानी वो भी एक मेल लीड में से एक हो सकता है। क्योंकि जब वेगा
पग ने अपनी ब्रॉडकास्ट में कहा था कि इस दुनिया का फ्यूचर इस बात पे डिसाइड होगा जो वन पीस को क्लेम करेगा। तब हम शैंक्स, लूफी, ईमू, ब्लैक बियर्ड और बकी के साथ एक मिस्टीरियस कैरेक्टर भी देखते हैं जो और कोई नहीं बल्कि शैंक्स का ट्विंस ब्रदर हो सकता है। यानी सीधे शब्दों में फिगालैंड गार्लिंग और उसका बेटा जो भी छुपा हुआ है वो वन पीस की फाइनल वॉर में एक मैन लीड में से एक हो सकता है। शैंक्स सन गॉड निका का पीछा कर रहा है और उसका भाई मून को चेस कर रहा है। इन दोनों के रोल उनके हेरिटेज के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट फिट होते हैं और ये कंफर्म है कि ये वन पीस वर्ल्ड के फ्यूचर के लिए एक बड़ा हिंट हो सकता है। वेल, आपको क्या लगता है, क्या गार्लिंग ट्रूली फेनरियर है और शैंक्स इस कॉस्मिक स्ट्रगल का पार्ट है? अपने थॉट कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलना और अगर थ्योरी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।